हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम 8 सितंबर को है और आपके फेज 1 एग्जाम में अभी 10 से 12 दिन बाकी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लास्ट मोमेंट पे ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हों और जिनका खामियाजा मुझे एग्जाम के दिन भुगतना पड़े और मैं शायद सेक्शनल कट ऑफ से रह जाऊं कुछ मार्जिन से, या फिर एक अच्छा स्कोर ना कर पाऊं। दूसरा, वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक बहुत सारी मेहनत नहीं की है, लेकिन वो चाहते हैं कि आखिरी 10 दिन में किसी जॉब के कारण या किसी ऐसी जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी उसके कारण अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए, बट लास्ट के 10-12 दिन में वो अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पे हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में लास्ट 10 डेज में वो कौन से 100 टॉपिक हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी रिसर्च के बाद, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इन टॉपिक्स को तो एक बच्चे को, एक आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। वन बाय वन बहुत आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉपी पे साथ के साथ लिख लीजिएगा अगर आप में से किसी ने भी इन टॉपिक्स में से कुछ मिस कर रखा है, नहीं पढ़ा है, तो उसको फिर अगले 10 दिन में जरूर पढ़िएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे मुश्किल एक अच्छी हर्डल है आप लोगों के लिए, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट है। 25 मिनट सबसे बड़ा गेम प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप उस टाइम में नहीं सोल्व कर पाते हो तो आपके लिए मुश्किल होती है। तो कौन से टॉपिक हैं जिन पे एंड मोमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने प्रॉपर लिखा है कि किस टॉपिक में किस लेवल पे पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम। इन्हीं पे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पे रूट और उनका कंपैरिजन आपको निकालना आना चाहिए। रूट्स कैसे निकलते हैं, कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर बी और सी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अगर बी नेगेटिव है सॉरी और सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। और अगर बी चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स है ना, मतलब पेपर में क्वेश्चन को बहुत आराम से, जैसे सपोज आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है वाई स्क्र प्लस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सपोज इस टाइप की। तो आपको सिर्फ यहां देखना है ये नेगेटिव है तो इसका भी एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका भी, तो दोनों इक्वेशन में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये कंपैरिजन है और रूट्स निकालने भी आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज में आपको लॉजिक्स पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो। एवरेज कैलकुलेशन है तब भी कर लोगे, बट कमांड लॉजिक्स पे अच्छी होनी जरूरी है। और इसके साथ डबल सीरीज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या एक ही सीरीज पे अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रैक्टिस करिए। उसके बाद परसेंटेज के अंदर बेसिक परसेंटेज, किसी भी नंबर का कितने परसेंट कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ वो। और इसके बाद प्रैक्टिस कर लो डीआई के क्वेश्चन, ज्यादा लास्ट के 10 दिन में इसमें मत घुसना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल रिलेशन बिटवीन सीपी एचपी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और एमआरपी का कंसेप्ट सिंपल बेसिक पता, और उसके बाद इस पे डीआई लगा लोगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर एक ही कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट का कंसेप्ट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट को टाइम से प्रोडक्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा प्रॉफिट का रेशियो आता है। इसी पे सवाल आ जाता है पेपर में, इसको जरूर करिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको रेशियो मेथड, जैसे रेशियो मेथड के अंदर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, आपको पता है कि जो आपकी रेट है वो 10% पर एनम है, इसका मतलब है 1/10, यानी 10 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा, 10:11। तो इस टाइप का जो कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आता है और सोल्व कर जाओगे आराम से। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर अगर आपको बेसिक फॉर्मूले भी पता है, 2 स्पीड्स आर गिवन, ये वो, अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो इस टाइप की चीजें, ऐसा जरूरी नहीं है, एंड मोमेंट पे नहीं होता छोड़ दो। ठीक है, ट्रेन्स के अंदर आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता हो ना हो छोड़ देना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी इन तीनों को आप कम प्रायोरिटी देना, पहले दूसरों को प्रायोरिटी देना फिर इनको प्रायोरिटी देना, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीआई में आपको टेबल प्लस पाई चार्ट, टेबल प्लस बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, इन पे डीआई जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी एंड मोमेंट पे। और कैसलेट डीआई जिसमें परसेंटेज और रेशियो का यूज हो सिर्फ, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में।
ठीक है, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे चीजों को। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वांट वाला सेक्शन है जहां पे आपको फोकस करना है। ठीक है भाई, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इन 3 टॉपिक्स को आप लास्ट में कर ले, बाकी सारी चीजें पहले कर लें, कट ऑफ तो पक्का निकलेगी लास्ट 10 डेज में भी। ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है, मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूं, एक फैकल्टी भी हूं, तो मिक्स करके एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ठीक है, चलो उसके बाद रीजनिंग, टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ 9, 10, कभी 12 भी गई है, कभी 15 भी गई है, लेकिन बहुत लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो यहां पे क्या करें ज्यादा, देखो सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक टॉपिक होता है, इसमें आपको सिर्फ जो अल्फाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट पेयर, इन सब पे कमांड होगी। 2-3 क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड फंसेंगे भाई, 2 से 3 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यही इन्हीं का यूज यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो ये तीनों में सिमिलर लॉजिक होते हैं। ठीक है, जैसे जो यहां पे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था, इससे पहले ये चाइनीज कोडिंग पे क्वेश्चन आ रहे थे, लास्ट ईयर लॉजिक पे आया, कंडीशनल उस पे आया, लेकिन वो तभी बनेगा जब आपकी अल्फाबेट्स पे कमांड होगी, नंबर्स वगैरह पे लॉजिक आपको चेक करने आए। जैसे कोड मशीन इनपुट आउटपुट में लॉजिक लेफ्ट से लग रहा है कि राइट से लग रहा है, या लेफ्ट और राइट दोनों से लग रहा है, इस टाइप के लॉजिक आपको बहुत काम आएंगे। तो तीनों का सेम ही कंसेप्ट है, और यहां से आपको 5 क्वेश्चन, यहां से भी 5 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन यहां से, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा एक ध्यान ये भी रखिएगा, जैसे मैंने यहां पे बताया कि नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक दोनों एक साथ नहीं पूछता, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, एक शिफ्ट में कोई आएगा, एक शिफ्ट में कोई आएगा, अच्छे से पढ़ना भाई। तो इसलिए मैं ज्यादा टॉपिक प्रिपेयर करने को बोल रहा हूं। तो यहां भी ऐसा हो सकता है कि एक में कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, एक शिफ्ट में मशीन इनपुट आउटपुट आ जाए, या दोनों भी आ जाए, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। सिलोगिज्म भी जरूरी है, रिवर्स सिलोगिज्म, ओनली ऑफ योर ओनली वाला कंसेप्ट यहां जरूर करें। इनइक्वालिटी के अंदर रिवर्स और कोडिड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन के अंदर कोडिड और पजल करनी है, फिर ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री, पजल और कोडिड, ये वाला। तो और फिर रैंकिंग, ये तो आपका बेसिक पार्ट है, ये मैंडेटरी है सबके लिए, करना ही करना है। उसके बाद जिन लोगों को लगता है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में बताओ ना किन पे ज्यादा फोकस करें, तो अरेंजमेंट में अननोन पर्सन वाली, चाहे रो में हो चाहे सर्कल में हो, और डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, ये दोनों टाइप की अरेंजमेंट जरूर प्रैक्टिस कर लो। और पजल्स में मंथ और डेट का एक कॉम्बिनेशन देता है, वो फ्लोर या फ्लैट का, या हायरार्की वाली, बस इनको कर लोगे ना, 1-2 पजल या अरेंजमेंट आपको पक्का फंसेगी पेपर में। ये मैं पास्ट ईयर का अच्छा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट तो मैंडेटरी है, करना ही करना है भाई। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट और पजल में ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कम टाइम है ना, 10 ही दिन है, तो आप इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। किसी ने ये कर लिया, इन पे प्रैक्टिस कर लो, पूरा नहीं किया तो भाई फिर आखिरी समय में क्या करोगे? मेहनत के अलावा कोई चारा नहीं है। कभी भी अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो ये अपेक्षा मत करिए कि पेपर हो जाएगा, कभी नहीं होना। ठीक है, मेहनत करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। मेहनत से मिल जाए आज की दुनिया में, वही बहुत है दोस्त। इस तरीके से कोई अपेक्षा मत करना कि बिना पढ़े तुक्का मार के आएंगे, नहीं। और ये बात पेपर में ध्यान रखिए, एक भी रॉन्ग क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना। रीजनिंग में 9 क्वेश्चन हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जितने हो, लेकिन गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, चाहे क्वांट है, रीजनिंग, इंग्लिश है, कोई भी है। चलो नेक्स्ट, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखो, वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में तीनों के तीनों जो डोमेन है, चाहे आपका ग्रामर वाला है, चाहे आपका वोकैब वाला है, या कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसा भी नहीं है कि आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, या 10 दिन के अंदर बहुत अच्छी कमांड बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। जिन बच्चों की वीक है तो थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इन चीजों पे काम करके। यहां मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा कि इस टॉपिक में ये पढ़ लो, ये समय नहीं है 10 दिन में करने का। ठीक है, वैसे कहने को तो आपकी सिंपैथी या कुछ भी भावनाओं से खेल के मैं कुछ भी बोल सकता हूं, बट ये सही नहीं होगा मेरे नजरिए से। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की अभी कमांड नहीं है इंग्लिश पे, उनको थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ रिवर्स इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे, इस टाइम पे रिवर्स इंजीनियरिंग से बढ़िया कुछ नहीं होगा। यानी उठाओ और प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अब देखो अरेंजमेंट कैसे की जाती है, अब देखो रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्प्रिहेंशन में सोल्व करने के क्या मेथड हो सकते हैं, और जो भी एरर्स वगैरह आते हैं वो ग्रामर के इन्हीं टॉपिक्स पे आते हैं। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इनको कर पाओ अच्छी बात है, वरना रिवर्स इंजीनियरिंग से बेटर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे, क्योंकि यार ऐसा नहीं होगा, एक दिन का प्रोसेस नहीं है इंग्लिश। ठीक है,
यहां तो मैंने बोल दिया कोडिंग डिकोडिंग पॉसिबल है, एक दिन में सीख लोगे आप, कोई ज्यादा वो नहीं है, लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिनकी वीक है उनको थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए, अदरवाइज आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि सर लिमिटेड टाइम है, अब कहां से कर सकते हैं इनको? अगर आप हमारे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे गोल्ड पैक में या दूसरे क्रैश कोर्सेज में सेक्शनल, फुल लेंथ, टॉपिक वाइज हर टाइप से हमने अपडेटेड और अच्छा मटेरियल एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है वो प्रोवाइड किया है। लेकिन जिन लोगों को अभी कोर्सेज नहीं है हमारे, वो हमारी यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, QRE की फ्री प्लेलिस्ट है, QRE फॉर RBI नाबार्ड से भी, वहां जाओगे, जो भी टॉपिक आपको मैंने बताया है उसी को सर्च करो, बाय एड्यूटैप लिखो, वही टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, उस वीडियो से पढ़ो। लेकिन प्रैक्टिस अगेन फिर से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में तो एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस करना दोस्त, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो लास्ट 10 दिन है, ताकत झोंक दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, अब बारी आती है जीए की। तो जीए में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां फोकस करना चाहिए, तो ये आपको गुरकीरत सर बताएंगे। तो ओवर टू गुरकीरत सर। थैंक यू सर। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का इट्स लाइक एन ओशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जनरल अवेयरनेस का कोई एक डेड एंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आखिरी 10 दिन में भी, फिर भी नॉट टू लूज होप्स। ठीक है जी, हमने आपको बूस्टर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन बूस्टर्स को जरूर पढ़िए। ओके, और उसके अलावा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्विकली कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स या फिर रिपोर्ट्स या फिर ऐसे ESI फाइनेंस के टॉपिक्स हैं जिस पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई है इन पे क्वेश्चन आने की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द स्कीम्स हियर। देखिए, मैंने यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स लिखी हुई हैं, सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है बिकॉज कहीं ना कहीं न्यूज में भी आती हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वाया वंदना योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो ऊषा स्कीम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम अभी दिखने को मिली है अगस्त में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम्स, आई विल से ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है बिकॉज कहीं ना कहीं RBI सोशल जस्टिस की स्कीम्स के ऊपर काफी प्ले करता है हमारे साथ। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, तो मिशन शक्ति इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि जुलाई में न्यूज में देखने को मिली थी एक अम्ब्रेला स्कीम। फिर जन आरोग्य योजना, ये सारी स्कीम्स आपको कहीं ना कहीं ये सेशंस में देखने को दिख रही हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं NRLM, बहुत इंपॉर्टेंट है। NRLM, नरेगा, आवास योजना, दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत, क्योंकि रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं। आवास योजना रूरल के ऊपर भी आई है और आवास योजना अर्बन के ऊपर भी गाइडलाइंस आई हैं, तो ये दोनों स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की स्कीम्स, मैंने लिमिटेड स्कीम्स यहाँ पे लिखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। PM किसान, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, नेशनल फार्मिंग अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है बिकॉज इसके बारे में बजट में डिस्कस किया गया था, नहीं तो आप इस स्कीम पे रिस्क ले सकते हो। श्रम योगी मानधन अगेन इंपॉर्टेंट है। तीनों स्कीम्स RBI की इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक स्कीम RBI की और है, लीड बैंक स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। ठीक है जी, NRRE, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अगेन आई विल से यहाँ पे भी स्कीम की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है तो इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करूं EMPS देखिए अभी रिसेंटली एक्सटेंड ही है, इंपॉर्टेंट है। देन अग्निपथ स्कीम, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है पार्लियामेंट में, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद PM जनमन स्कीम इंपॉर्टेंट है। बस सेवा, PM स्वनिधि, आवास योजना अर्बन 2.0 जैसे मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन, देखिए PM विश्वकर्मा। ठीक है जी, उसके बाद RAMP, रैम्प स्कीम हो गई आपकी, भारतीय जन औषधि परियोजना योजना होगी। इसके बाद एक स्कीम है PM जीवन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका भी टेन्योर जो है वो एक्सटेंड किया गया है। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की इंपॉर्टेंट स्कीम है जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली इसके PMKVY 4.2 की कुछ गाइडलाइंस में अपडेट किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। देन कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं सेशन में काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिली थी, जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्रीन स्टोरेज ड्रोन दीदी स्कीम से लखपति दीदी आती है, लखपति दीदी से NRLM आता है, तो इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व है। देन PM मित्र स्कीम है
और फिर आ जाता है पीएमएफएमई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो अगर आप लास्ट मोमेंट में बिल्कुल ही नहीं पढ़ी तो आप कम से कम इन स्कीम्स को जरूर पढ़िए। बट इसके अलावा मैं बोलूंगा कि स्कीम्स काफी ज्यादा न्यूज में है यार, तो आपको बूस्टर्स जो प्रोवाइडेड हैं उनको जरूर पढ़ना, उनमें इन चीजों को आप प्रायोरिटी पे पढ़ सकते हो। रिपोर्ट्स की बात करिए तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट में जो भी स्कीम्स डिस्कस की गई हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस साल के लिए। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की, वुमेन एंड मैन इन इंडिया, इंडिया रेटिंग्स एनआईआरएफ ने अभी निकाली हैं। फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, एनआईआरएफ की जो हमारी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क रैंकिंग आई है एसडीजीज के ऊपर, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, देन हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ओईसीडी का इकोनॉमिक आउटलुक्स, ठीक है जी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। स्टेटस ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। मैं बोलूंगा स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया फिर भी यू कैन टेक अ रिस्क। वैसे तो ये रिपोर्ट पहली बार रिलीज हुई है और जनरली आरबीआई इस तरह की रिपोर्ट्स को हो सकता है ना पूछे, बट फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स मैं बोलूंगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये आपको जरूर अच्छी तरह प्रिपेयर करनी चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स थी। अगेन मैं बोलूंगा आपके पास बूस्टर्स हैं तो आप वहां पे क्विकली रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूं ये एंड नहीं है यार, इट्स नॉट एन एंड हियर। फिर भी है कि अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम ये वाली रिपोर्ट्स, ये वाली स्कीम्स तो आप पक्का पढ़ के चले जाइए। फिर आ जाता है जी ईएसआई के कुछ टॉपिक्स। देखिए ईएसआई के मैंने वो सारे टॉपिक्स उठाए हैं जो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज्यादा न्यूज में है। जैसे कि आप देखोगे बिम्स्टेक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्लॉस से अब रिटायर हुए हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियान अपने आप में न्यूज में था। ठीक है जी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ई श्रम पोर्टल, ई सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, उसके बाद आपकी भारतीय न्याय संहिता, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बिकॉज बहुत ज्यादा इशू चल रहा था जब आपके एग्जाम्स लीक हुए थे। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट वाज देयर इन द न्यूज। उसके बाद ब्रिक्स हो गया, रामसर साइट्स। रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको देख रहा है बहुत ज्यादा रामसर साइट्स जो हैं वो हमारी ऐड की गई हैं रिसेंटली, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विश्वनाथ गोलदर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है क्योंकि ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई की बात कर रहा है। ठीक है, उसका बेस ईयर चेंज करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको स्टैटिक और करंट को मिक्स करके कोई क्वेश्चन मिलने को देखने को मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। यूनेस्को की नई बायोस्फीयर रिजर्व्स बनी हैं, ठीक है ना, शहर प्रोग्राम निर्माण पोर्टल, नाटो इंपॉर्टेंट है, रिसेंट मेंबर बना है। एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंपॉर्टेंट क्यों है, जनरली हम बोलेंगे एग्रीकल्चर का टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं आरबीआई भी आपको एग्री ओरिएंटेड टॉपिक्स जो है वो पूछ रहा है, वो हमने पिछले एग्जाम में भी देखा है। ठीक है जी, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी स्टैटिक प्लस करंट दोनों इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए। उद्यम एंड उद्यम असिस्टेंट पोर्टल हियर। फिर मैं बात करूं परिवेश पोर्टल, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन आया है 3rd ईयर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओएनडीसी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं हमें पूछे जा चुके हैं इन एग्जामिनेशन में और दोबारा पूछे जा सकते हैं इस बार। देन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो एड्रेस किया था 70th इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे के ऊपर, कुछ अनाउंसमेंट्स ही हैं प्राइम मिनिस्टर ने, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बिकॉज जनरली इन एग्जाम्स में लास्ट वीक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो पूछी जाती हैं इन द एग्जामिनेशन। फिर बात करते हैं जी इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स के ऊपर। देखिए फाइनेंस में आपको बोलूंगा सेबी बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो सेबी के जितने भी प्रोमिनेंट सर्कुलर्स आए हैं या सेबी रिलेटेड इनिशिएटिव्स आए हैं वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आरबीआई सेबी के ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछता है। सेबी के अलावा सेकेंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडाई बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा यूपीआई सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज रिसेंटली इसके ऊपर गाइडलाइंस आई हैं, बैंकिंग लॉज के ऊपर गाइडलाइंस आई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग लॉज के ऊपर आया है तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला पैसिव फंड लॉन्च हुआ है, तो क्या होता है पैसिव फंड, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी शेयर बना है पहला फ्रिक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म टू रिसीव SMREIT लाइसेंस, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अर्बन कोऑपरेटिव, ठीक है, गिफ्ट सिटी, एशिया का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च हुआ है। सेबी सर्कुलर आई टोल्ड यू, IMF। ठीक है जी, उसके बाद आरबीआई का डाटा आया था बैंक
डिपॉजिट्स के ऊपर। देन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैं बात करूं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देन जैसे मैंने आपको बोला इरिडाई प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के बीच में डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स एज वेल एज इरिडाई की सर्कुलर्स, इरिडाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो प्रोमिनेंट चीजें हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इस पे आपको बेसिक आइडिया चाहिए, बिकॉज देखिए यहाँ पे आरबीआई आपसे एक बार स्टैटिक क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आई विल से इसको आपको करंट ओरिएंटेड के साथ साथ स्टैटिक ओरिएंटेड भी थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। देन ब्रिक वर्क रेटिंग वाज सीन इन न्यूज, अलाउ किया आरबीआई ने, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक वर्क रेटिंग क्या होती है। आरबीआई ने अपना डिविडेंड भेजा है टू द गवर्नमेंट एंड दैट थिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। जो भी आरबीआई की प्रोमिनेंट इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई ने किसी को लाइसेंसिंग दी है, सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं, इरिडाई ने कुछ चेंजेस किए हैं, ये सभी के सभी हमारे एग्जाम के लिए लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। फिर मैं बात करूं जीए, इसके अलावा जो नॉर्मल जीए हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि अवार्ड्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इन न्यूज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बैंक एंड फाइनेंस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ठीक है, इनको आप रखिए सबसे हाई प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी कि ये है नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 क्राइटेरिया में डिफेंस एक्सरसाइजेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस होगी आपकी, ठीक है जी। उसके बाद आपका पर्सन्स इन न्यूज हो गया, डेज इन न्यूज हो गया, तो ये कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स आप सेकंड प्रायोरिटी पे मैं बोलूंगा आप इनको रख लीजिए। और थर्ड प्रायोरिटी जिसको आप बहुत ही लो प्रायोरिटी बोलते हैं, वहां पे प्लेसेस इन न्यूज हो गया, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो गया, ठीक है, इनको आप लो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। बट क्योंकि देखिए मैं करंट अफेयर्स में आपको एक शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, अभी भी 10 दिन है, ऑब्वियसली यहां पे आप लास्ट 3 मंथ्स को रखिए टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए और अच्छी तरह अपने 10 दिन को यूटिलाइज कीजिए। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप बूस्टर्स को यूज कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप वहां से उन पीडीएफ, उन बूस्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैराथन सेशन हैं जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैराथन सेशंस को भी आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक्स जो मैं आपको बोलूंगा लास्ट मिनट में कम से कम ये चीज तो आप जरूर पढ़ के जाइए। इसको एंड करने से पहले जीए में ऑब्वियसली लास्ट के 3 महीने जो है उनको आप बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए। अब अगर गाइज आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी हेल्प एडुटैप की तरफ से चाहिए, तो व्हाट यू गाइज कैन डू इज, ठीक है, आई विल से जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ एडुटैप, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप एडुटैप की वेबसाइट्स पे जाएंगे, यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड बी के सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जहाँ पे अगर आपको बिल्कुल लास्ट मिनट में क्विक रिवीजन करना है, तो हमारा क्विक रिवीजन बैच है, आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, तो यहाँ पे आपको फेज 1 फेज 2 ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर क्रैश कोर्स है फेज 1 फेज 2 का, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाके जो भी चीज आपके लिए सेटिस्फाइड है, आपको इस लास्ट मिनट में हेल्प कर सकती है, तो आप यहां पे जाके उन कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ऑन दैट नोट गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। फिर भी आपके मन में अगर फिर भी कोई डाउट है लास्ट मिनट में, आप मुझसे या किसी भी टीम मेंबर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। So guys, on that note, I again wish you all the best. ठीक है जी, keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.